हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 11 में अपने लॉज ऑफ मोशन का 8th वीडियो लेके आए, जिसमें आज हम आपको थर्ड लॉ पढ़ाएंगे, लिफ्ट के बारे में बताएंगे जहां अपीरेंट वेट देखा जाता है, और हम आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बताएंगे थोड़ा सा। तो देर ना करते बच्चों अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और शुरू हो जाते हैं। इससे पहले अगर हम लोग देखें बच्चों, तो हमने लॉज ऑफ मोशन में कई चीज़ें पढ़ चुकी हैं भाई। पुली बेस भी देख लिया है, इंक्लाइन भी देख लिया है, फिलहाल सेकेंड लॉ देख लिया, फर्स्ट लॉ देख लिया। अब बारी आती है थर्ड लॉ की। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन लिखी है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, तो मैं उसके बाद आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, थर्ड लॉ क्या होता है बेसिकली? देखिए, अभी तक आप लोग छोटा सा बिल्कुल एक जानते रहोगे, एक लाइन जानते रहोगे थर्ड लॉ में, जो आज तक बताया भी गया है, सुना भी गया है। डिटेलिंग नहीं जाना होगा, उसके कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझा होगा क्या चीज़ें हैं, तो बस इतना सा पढ़ा होगा, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, ये होता जरूर है। ठीक है, मगर इसको और अच्छे से हम समझेंगे आज। तो डेफिनेशन अगर हम देख ले, इफ अ बॉडी बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉडी ए, एफ ए बी, then the body A exert a force on the body B of the same magnitude but opposite in direction along the same line of action। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, along the same line of action। ठीक है, लिख लिया सबने? तो कहने का मतलब क्या है? इफ अ बॉडी बी एक्सर्ट अ फोर्स बाय ए, बॉडी बी क्या कर रही है? एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है ए, ठीक, मान लीजिए ये एक्शन है, और दूसरी जो बॉडी बी है वो उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से एक्सपीरियंस कर रही बाई ए, बाई बी, तो हम इसको क्या कहेंगे? रिएक्शन कहेंगे। और इसको डायग्राम से बढ़िया से समझते हैं। चलिए, इसको हम अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। कुछ बेसिक मिसकंसेप्शन है वो भी आज हम निकालेंगे बच्चों का। चलो भाई, देखो ध्यान से। अगर हमने बात किया, ये अधिकतर हम ये चीज का एग्जाम्पल बहुत देखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज करो एक ब्लॉक रखा है एम मास का, ठीक, एक ब्लॉक रखा है एम मास का। अब हम इस पे आपसे कहें कि ये बताइए इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप कहोगे सर ऐसा है, अभी तक जो आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो एक तो वेट नीचे लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा। अगर मैं आपसे ये बात कहूं, क्या ये एक्शन और रिएक्शन है? मैं आपसे बात करूं, क्या ये एक्शन और रिएक्शन है? हाँ, जरूर ये कहा जाता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, मगर ये क्या एक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अगर हम बात करें तो? सोच के बताइए, ध्यान से सोचिए, सोचिए जरा, क्या ये एक्शन और रिएक्शन है? कमेंट में लिखिए आंसर। तो बहुत से बच्चे अभी लिखेंगे हाँ सर एक्शन और रिएक्शन है। बच्चों, एक्शन और रिएक्शन को ध्यान से समझना न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में अगर, ठीक है, ध्यान से। मेरी एक छोटे से एग्जांपल, अगर हम तुम पे फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स तुम हम पे लगाते हो। ध्यान से समझना, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स बॉडी हम पे लगाती है। इसको एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। समझो ध्यान से, हम तुम पे फोर्स लगाए, हमारी बॉडी तुम पे फोर्स लगाई, और तुम्हारी बॉडी हम पे फोर्स लगाई, हमने तुम पे एक्शन किया। भाई जैसे देखते हो कि हाँ भाई, अगर हम देखते हैं, अगर भाई अपने डेली लाइफ में देखें, हम किसी पे एक्शन किए, वो हम पे क्या किया? रिएक्शन किया। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। तो न्यूटन थर्ड लॉ में एक चीज आपने देखा इन बातों में, मेरे अगर ध्यान से देखो तो यहां पे दो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, एक ही बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दो बॉडी की। मगर हम यहां पे अगर देखें तो ये जो फोर्स और ये जो फोर्स है ये एक ही बॉडी पे लग रहा है। वेट है वो किस पे लग रहा है? एम मास पे ही लग रहा है। रिएक्शनरी फोर्स है वो किस पे लग रहा है? वो भी एम मास पे ही लग रहा है। तो एक्शन रिएक्शन जो न्यूटन थर्ड लॉ की बात हुई थी वो डिफरेंट बॉडी, दो डिफरेंट बॉडी के बीच था। देखो ध्यान से, अगर हम कहें कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो आप कहोगे ये बिल्कुल एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि एम जी जो लग रहा है वो भी एम पे लग रहा है,
और जो ये रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है वो भी एम पे ही लग रहा है, तो एक ही बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, इसको एक्शन रिएक्शन नहीं कहते हैं। देखो ध्यान समझो, अगर हमने छोटा सा एक एग्जांपल लेने, ठीक, सपोज करो एक नाव है, ऐसा, अच्छा नाव, भाई देखो होता है क्या है कि ना, हमें डायग्राम बेस अगर कोई चीजें समझाई जाती है तो हमको ज्यादा दिन तक याद रहती है। वही चीजें अगर जब हम लिख ले, जैसे अभी हमने डेफिनेशन पिछले अभी लिखा था, तो वो शायद आपके दिमाग में उतना नहीं हिट कर रही होगी जितना हम इसको अब बताने जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर हमने बात किया, अगर ये बंदा सपोज करो जंप करके इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, तो कैसे आएगा? सोच के देखो, सबके दिमाग में ऐसा कूद के आएगा। अरे यार कूदो, हवा में कूदो, पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। उसको एक सपोर्ट मिला है, नाव का सपोर्ट मिला है, वो क्या करेगा? ध्यान से देखो, वो क्या करेगा? नाव को पीछे की ओर ढकेलेगा। तो नाव पे उसने एक फोर्स लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? नाव पे उसने एक फोर्स लगाया, नाव पे उसने एक एक्शन किया, तो नाव उसको क्या की? उतना रिएक्शनरी फोर्स दे दी, उतना ही उसको क्या करके दे दी? रिएक्शनरी फोर्स। और ये जंप करके कहां आ जाएगा? ये एक्शन रिएक्शन है कि नहीं? हाँ कहोगे हाँ है, क्योंकि लड़के ने नाव पे फोर्स लगाया और नाव ने लड़के पे फोर्स लगाया, दो डिफरेंट बॉडी आई कि नहीं है? अगला एग्जांपल देखो, सपोज करो अर्थ पे एक मेज है, ऐसा रखा हुआ है, ये रख दिया मैंने मेज, और एक बॉडी है एम है, ठीक। चलो देखते हैं, अब हम यहां एक्शन रिएक्शन देखेंगे। एक चीज सब लोग ध्यान से समझेंगे, अर्थ पे हम लोग खड़े हैं ना, तो अर्थ हमको भी खींच रही है और हम भी अर्थ को क्या कर रहे हैं? खींचे, बैलेंस कंडीशन है, ऐसा है कि नहीं भाई? अर्थ हमको mg से खींच रही, तो हम भी अर्थ को क्या करें? mg से खींचेंगे। देखो भाई, अर्थ हमको खींच रही है और हम अर्थ को खींच रहे हैं, दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा कि नहीं भाई? अगर हम देखें कि बॉडी बाई अर्थ होगा और यहां हम देख लें कि भाई उल्टे डायरेक्शन में अर्थ बाई बॉडी होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई? अगर हमको अर्थ खींच रही तो हम भी तो अर्थ को खींच रहे हैं, क्या ये एक्शन रिएक्शन है? तो कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल एक्शन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, हम अर्थ को खींच रहे हैं एक बात, अर्थ हमको खींच रही है दूसरी बात। हम अर्थ पे एक्शन कर रहे हैं तो अर्थ हम पे क्या कर रही है? रिएक्शनरी फोर्स दे रही है। समझ गए? ये चीज समझे? सेम मीनिंग का फोर्स है, ठीक। आगे चलो, अब अगर हम ध्यान से देखें और एग्जांपल अगर आपको लेना है तो ध्यान से देखें। अगर हम मान लो सपोज करो गन बना लेते हैं, सिंपल सा भाई, हमने ट्रिगर दबाया, क्या निकली? बुलेट निकली, दाएं से बिल्कुल। तो क्या देखा? बंदूक ने बुलेट पे फोर्स लगाया तो बुलेट भाग गई, और बुलेट ने क्या किया? देखा होगा बंदूक पीछे की ओर झटका आती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? पीछे की ओर झटका मारती है, वो किसके कारण मारी? तो बंदूक ने बुलेट पे फोर्स लगाया और बुलेट ने बंदूक पे फोर्स लगाया, बंदूक ने बुलेट पे फोर्स लगाया और बुलेट ने बंदूक पे फोर्स लगाया। ये एक्शन रिएक्शन, दो बॉडी इन्वॉल्व, ठीक। अगला एग्जांपल, सपोज करो एक वॉल है, सपोज करो एक लड़का है, आदमी मतलब लड़का है, दीवार पे फोर्स लगा रहा है। भाई दीवार पे फोर्स लगाया, एक्शन किया, बोलो है कि नहीं है? किधर की ओर? दीवार पे फोर्स लगा रहे, तो दीवार भी उस पे फोर्स लगा रही है। ये कैसा है? रिएक्शन फोर्स होगा कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हम भाई दीवार पे फोर्स लगा रहे, उतना ही फोर्स हमको क्या करे? दीवार भी हमको रिटर्न करे रिएक्शनरी फोर्स के फॉर्म में। तो ये क्या है बच्चों? एक्शन रिएक्शन। तो ये एग्जांपल है एक्शन रिएक्शन के। तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई होगी कि एक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो एक्शन रिएक्शन का मतलब ये होता है, सबसे पहली चीज कि भाई दो बॉडी के इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दो बॉडी इन्वॉल्व होती, हम तुम पे फोर्स लगाएंगे, तुम हम पे लगाओगे, ये एक्शन और रिएक्शन है। और हमेशा ये याद रखिएगा
कि एक्शन रिएक्शन कभी सिंगल बॉडी पर नहीं एक्ट करती है, कभी भी सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं करती है। और मिटा देते हैं हम कुछ, हम इसका एक वो लिखा देते हैं, रिमार्क लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, रिमार्क लिख लीजिएगा। एक सबसे पहले नेचर ऑफ बोथ द फोर्सेस शुड बाय सेम या शुड बी सेम लिख सकते हो। ठीक, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब समझते हो? अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है, अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी कैसा मिलेगा? ग्रेविटेशनल ही मिलेगा। अगर एक्शन इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या कुछ भी है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शनरी भी कैसा मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही मिलेगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब कहने का मतलब कि जैसा एक्शन करोगे उसी तरीके का क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। ठीक, अब आगे समझते हैं भाई, ध्यान से इतनी चीज लिख लो, इतना चीज समझ गए? इतनी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक, तो बच्चों एक्शन रिएक्शन क्लियर हो गया ना? ठीक, आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा? न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपने ये देखा कि अगर किसी बॉडी पे किसी तरीके का फोर्स नहीं लगता है तो बॉडी जिस कंडीशन में बनी रहती है। दूसरा क्या लॉ था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा समय के साथ। और तीसरा लॉ क्या है कि अगर हम किसी बॉडी पे एक्शन करते हैं तो उतना ही वो हमको रिटर्न करती है इन फॉर्म ऑफ रिएक्शन। आप किसी चीज को देख लो, अगर रॉकेट भी अगर उड़ रहा है तो क्या है भाई? फ्यूल बर्न होता है, एक्शन हुआ और उतना ही जमीन क्या कर देती है? रिएक्शनरी फोर्स देती है, जैसे उड़ जाता है। ऐसा है, आप भाई जमीन पे चलते हो, आप जमीन पे एक्शन करते हो, जमीन आप पे क्या करती है? रिएक्शनरी फोर्स देती है। न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है सारी चीजें। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इतना चीज समझ में आ गया न्यूटन थर्ड लॉ पे। बच्चों आज की क्लास थ्योरी क्लास रहेगी, जो नेक्स्ट हम क्लास लेंगे उसमें हम आपको आज प्रॉब्लम लगवाएंगे। ठीक है, आज जितना है सब थ्योरेटिकल, जो भी सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका प्रॉब्लम। ठीक, चलो अगला लिख लीजिएगा, लिफ्ट बेस्ड प्रॉब्लम। आज इसकी पहले थ्योरी देख लो, इसकी प्रॉब्लम हम बाद में डिस्कस करेंगे। सपोज करो एक लिफ्ट है, ठीक, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से। लिफ्ट मान लो रेस्ट पे है, यह यूनिफॉर्मली जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक, देखो रेस्ट पे है तो ध्यान से देखो, तो भी एक्सेलरेशन जीरो ही है भाई, रेस्ट पे रुकी एक्सेलरेशन जीरो। अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सीधी सी बात, तो भी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। ठीक, लिख लीजिएगा जरा। अब ध्यान से एक चीज हो भाई, आप में से हर एक बंदा लिफ्ट पे चढ़ा तो जरूर होगा, ये तो कंफर्म बात है। आप ऐसा महसूस करते हो कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता होगा, और लिफ्ट जब नीचे जाती है तो एक अलग दूसरा अलग सा एक्सपीरियंस करते होगे। आपको ऐसा लगता है कभी हम भारी हो जा रहे हैं, कभी हमको लगता है हल्के हो जा रहे हैं। इस चीज को आज हम महसूस करते हैं। तो उस महसूस को करने से पहले आप एक चीज ये जानो, जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, ध्यान से देखो, आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, ठीक, ये वेइंग मशीन है, आप इस पे खड़े हो, सिंपली खड़े हो। आप ये जो वेइंग मशीन है ये क्या रीड करेगी? ध्यान से देखो, क्या रीड करेगी? आपका वेट रीड करेगी, ठीक है, सी बता देगी कि आप कितने वेट के हो। तो अगर हम यहां पे देखें तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? एक तो रिएक्शन फोर्स ऊपर लग जाएगा और एक जो है वेट नीचे की ओर लग जाएगा, क्योंकि आप रेस्ट कंडीशन पे खड़े हो। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि आमने सामने का फोर्स बराबर होगा। तो जो आपका वेट होगा
वो एक तरीके से रिएक्शनरी फोर्स के बराबर होगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना मेरा रिएक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, वही हमारा वेट कहलाएगा। बोलो सही है कि नहीं? ठीक सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हम लिफ्ट प्रॉब्लम जब कराने जा रहे हैं तो इसमें भी यही चीज एक्सपीरियंस करेंगे। इतना चीज पर ध्यान रखो कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा, भाई हम रेस्ट कंडीशन में खड़े हैं वेइंग मशीन पे, हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वही हमारा वेट है और वही हम मेजर करेंगे। अब ध्यान से देखो, लिफ्ट पे हम खड़े और लिफ्ट को जानबूझ के, भाई आप लोग की आदत होती होगी, भाई जैसे कोई चीज़ अगर वेइंग मशीन तो उस पर उंगली करते हो, सोचते हो कि हाँ और रीड करें, ऐसा होता है कि नहीं होता है? भाई जनरल स्टोर में जाते हो चाबी गुच्छा रख देते हो, सोचते हो कितने का है, ये सारी चीज़ें खुराफात करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे उंगली दबा के देखते हो कितना वो रीड करे, ऐसा होता है? आप कर क्या रहे हो? तो आप ध्यान से देखो, आप जब वेइंग मशीन पे और ज़्यादा दम लगाओगे तो ये रिएक्शनरी फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई जितना उसको दबाओगे वेइंग मशीन को उतना ही तो वो रीड करेगी। भाई सिंपली ऐसे खड़े हो तो जितना आपका वेट हो उतना बता रही, जितना अगर हम उसको दबाएंगे तो वो और रीड करेगी। एक्सपीरियंस आप शायद करते हो। तो आइए हम लिफ्ट में जरा इस चीज को देखते हैं। ठीक, और लिफ्ट में देखते हैं। तो लिफ्ट में बच्चों हम लोगों ने वेइंग मशीन ऐसे रख दिया और हम इस पे खड़े हो गए। लिफ्ट पे वेइंग मशीन ऐसे रख लिया और हम इस पे खड़े हो गए। लिफ्ट में वेइंग मशीन ऐसे रख लिया और हम इस पे खड़े हो गए। हम देखते हैं यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम क्या चीज पाएंगे? अपीरेंट वेट। हमारा क्या वेट बदल जाएगा क्या यार? भाई लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमारा वेट बदल जाएगा क्या, या लिफ्ट नीचे जाएगी तो हमारा वेट बदल जाएगा क्या? नहीं भाई, हमारा मास जब उतना है, अर्थ पे सारा खेल हो रहा है तो ग्रेविटी भी वही है, तो हमारा वेट तो उतना ही रहेगा। बस हमें एक्सपीरियंस होगा कि हम हल्के हो गए, हम भारी हो गए, ऐसा। चल उसी को अपीरेंट कहते हैं। चलिए देखें, अब भाई खड़े, ऊपर रिएक्शनरी फोर्स लगेगा, नीचे क्या लगेगा? वेट लगेगा। भाई लिफ्ट पे खड़े, लिफ्ट पे रिएक्शनरी फोर्स लगा, नीचे क्या लगा? वेट लगा। ऊपर रिएक्शनरी फोर्स लगा, नीचे क्या लगा? वेट लगा। लगा कि नहीं लगा? चलो, मैंने आपको क्या बताया कि अगर बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है, इसका मतलब है कि जिधर एक्सेलरेशन वो फोर्स बड़ा ले लिया। तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा। ठीक भाई, तो कितना हो गया? आर, और नीचे अपोजिट फोर्स है आर माइनस एम जी, नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें रिएक्शन फोर्स कितना मिल गया? एम जी प्लस एम ए। बोलो सही है कि नहीं? ऐसा हुआ। अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सारी एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं। ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे, इसका मतलब एम जी बड़ा मान लो, और ऊपर रिएक्शनरी फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आर इज इक्वल टू कितना आएगा? एम जी माइनस एम ए। एक चीज तो ये मिल गई। दूसरा अगर हम देखें, एक्सेलरेशन दोनों केस में जीरो है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम मान लो, तो आमने सामने का फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। ये चीजें हमने आपको बता दी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट कब हो रहा होगा, आप कितने एग्जैक्ट आपका कितना वेट है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये तीसरी कंडीशन पे होगा, जितना हमारा वेट है उतना रिएक्शनरी फोर्स है। अगर हम इस केस पे आते हैं, इस पे अगर हम बात करते हैं, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे वेट में कोई चीज ऐड ऑन हो गई है। हमारे वेट mg है ना, उसमें ma क्या हो गया? एक फोर्स ऐड हो गया है। और तो इसका मतलब अगर mg ही रहता तो रिएक्शनरी फोर्स होता कुछ, उसमें कोई चीज और ऐड हो गई तो रिएक्शनरी फोर्स बढ़ गया कि नहीं? और हमारा रिएक्शनरी फोर्स ही हमारा एक तरीके से अपीरेंट वेट है। तो अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे रिएक्शनरी फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हमारा अपीरेंट एक तरीके से है, हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि सर हमारा जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो हम जब भाई वेइंग मशीन खड़ा रख लो और लिफ्ट पे खड़े हो जाओ, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेले, तो आप देखो कि वेइंग मशीन आपके वेट अगर 60, मास मान लीजिए 60 होगा, तो और ज्यादा बताना शुरू कर देगी। ठीक, अब अगर देखो, अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे आते तो हमें क्या दिख रहा है? हमारे वेट में कोई चीज माइनस हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारा ये, हम ये कहेंगे हमारा रिएक्शनरी फोर्स डिक्रीज कर गया है। और ये भी एक साथ ये कह सकते हैं कि जो हमारा अपीरेंट वेट होगा वो भी क्या होगा? डिक्रीज कर गया है। समझ भाई, वेट में कोई चीज माइनस हो रही है ना, तो हम क्या होगा? एक तरीके से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम हल्के महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? कि हमें हल्का, भाई चढ़े तो हो गया, पीवीआर गए होगा अपने इलाहाबाद में, सब पीवीआर जाते हैं अधिकतर लिफ्ट। तो हमने एक चीज देखा कि जब खड़े हो तो ऐसे लग बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है। वो यही चीज है बच्चों,
आप हल्के हो नहीं जाते हो, हल्का महसूस होता है। ठीक है, बना लीजिएगा जरा। समझ में आ गया होगा फिलहाल। चलते भाई आगे। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारा वेट बढ़ गया। भाई सही बढ़ नहीं गया, अपीरेंट एक्सपीरियंस किया। और अगर नीचे गई तो क्या हो गया भाई, डिक्रीज कर गया। ठीक है, और दूसरी कंडीशन देखते हैं। हम लिफ्ट के सीलिंग पे एक स्प्रिंग बांधते हैं और उससे एक बॉब लटकाते हैं। ठीक, और चाहे तो हम यहां पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा लेते हैं। ऐसा देखा होगा ना, जब सिलेंडर देने आता है घर पे तो स्प्रिंग बैलेंस ऐसे ऐसे करता है, और भाई जितना उसमें खिंचाव होगा, जितना वो खिंचती है उतना वो मेजरमेंट स्प्रिंग बैलेंस करती है। एक एक्सेलरेशन से ऊपर, एक एक्सेलरेशन से नीचे, और मान लो रेस्ट कंडीशन, या तो मूविंग है, यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। समझ गया? बना लीजिए बच्चों जरा। समझ में तो आ रहा होगा फिलहाल आप लोग को बढ़िया से। ठीक है भाई, अब देखो, रस्सी जितना खींचेगी उतना ही तो स्प्रिंग बैलेंस बताएगी ना। बोलो, बताएगी ना। तो इसका मतलब यह है कि रस्सी में जितना टेंशन होगा वही मेजरमेंट स्प्रिंग बैलेंस कर रही होगी कि नहीं। तीसरा एग्जांपल अगर यहां से देखो, नीचे mg लगा, ऊपर टेंशन लगा, तो ये टेंशन क्या है भाई, जो स्प्रिंग में खिंचाव हो रहा है वही तो ये बताएगा ना। तो एक्सेलरेशन 0 तो आमने सामने का फोर्स 0, तो ये स्प्रिंग बैलेंस कितना बता रहा होगा, जितना इसका वेट होगा भाई मेजर करके बता रहा होगा एक तरीके से। बोलो ठीक है। तो याद रखना, जो टेंशन रस्सी में होगा वही स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा। ठीक, तो देखते हैं किसमें ज्यादा, अगर तो स्प्रिंग बैलेंस अगर हम देखें तो वेट किसके बराबर आ रहा है, टेंशन के बराबर। ठीक, तो आओ देखते हैं। अब इसमें ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg। एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसके लिए t बड़ा होगा, t माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg प्लस ma। तो आपने यहाँ देखा कि स्प्रिंग में जो टेंशन है वो इंक्रीज कर गया। पहले तो mg था ना, रुका था, उसमें ma जुड़ गया, तो इसका मतलब टेंशन इंक्रीज कर गया। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी। अगर हम इसमें देखें, ये mg है, ऊपर लग रहा है टेंशन, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो कितना हो गया, mg माइनस टी, नेट फोर्स ma के बराबर होगा। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, mg माइनस ma। होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है भाई। तो आपको क्या दिख रहा है कि हमारे वेट में कोई चीज डिक्रीज कर गई, तो आप ये कहोगे सर टेंशन डिक्रीज कर गया, इसका मतलब है कि भाई टेंशन स्प्रिंग बैलेंस को बता रहा होगा, तो स्प्रिंग बैलेंस जो टेंशन है वो डिक्रीज हो गया, तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मगर क्या ऐसा सही में है? क्या इसका मास चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी चेंज हो जाएगी? नहीं, जो चीज थी वो है, बस ये है कि एक डिस्टरबेंस के कारण इसकी मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। समझ गए लिफ्ट के बारे में भी? ठीक, सब पे कल प्रॉब्लम कराएंगे बच्चों, आज हम सब थ्योरी से पढ़ा दे आप लोगों को। ठीक, आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लिख लीजिएगा जरा। चलो ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक भाई, ठीक, इतनी चीज समझे। अब चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बॉडी पे, ये एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स है, किसी बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, समझ गए, किसी बॉडी पे कोई फोर्स बाहर से लग ही ना रहा हो, तो कितना हो जाएगा, dp अपॉन dt हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। dt इधर चला गया तो क्या आपको मिला कि dp की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल 0। और ये जो dp लिखा है ये है क्या, चेंज इन मोमेंटम। बोलो सही बात, सही बात। तो हमें ये पता चला कि
एफ जीरो होने के कारण जो मोमेंटम में चेंज है वो कितना आएगा, जीरो। तो मोमेंटम में जो चेंज है वो जीरो हो गया। तो मोमेंटम का चेंज मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर। और दूसरा ये कह सकते हैं कि अगर मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं आया, जीरो है मोमेंटम का चेंज, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, तो हम एक पल ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, या तो ये कह सकते हैं हमारा जो मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व होने के लिए नेट फोर्स का जीरो होना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का जीरो होना जरूरी है। एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी पे नहीं लग रहा है तो उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। जो फाइनल मोमेंटम होगा वही क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा। भाई देखो ध्यान से, अगर कोई बॉडी मान लो ये चल रही है अपनी रफ्तार में, अपनी मस्तानी रफ्तार में चल रही है, अपनी वेलोसिटी है, अपना मास है, तो ये बताओ जो मास वेलोसिटी यहाँ है वही मास वेलोसिटी यहाँ है, तो मोमेंटम कोई चेंज आया, वही मिला ना। अगर इसमें फोर्स लगाते तो इसकी वेलोसिटी बदल जाती ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती, मोमेंटम चेंज हो जाता। कोई फोर्स ही अगर इस पे नहीं लग रहा है, इसका मास m अभी भी है, इसकी वेलोसिटी v है, भाई वेलोसिटी में चेंज कौन लाएगा, फोर्स ही तो लाएगा। कोई चेंज है नहीं है, तो मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं इस पे। तो याद रखना कि एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी पे नहीं लगता है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या, जो फाइनल मोमेंटम होगा वही क्या होगा बच्चों, इनिशियल मोमेंटम होगा। समझ गए। चलिए, और आपने देखा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी करा देता हूं, देखो ध्यान से, लिख लेना। अब देखो ये बॉडी है, सपोज करो v वेलोसिटी से चल रही है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना रोकना ना टोकना ना कुछ भी, ना कुछ तरीके का फोर्स नहीं लगेगा। तो कुछ समय बाद अगर हम देखें, मान लो 2 सेकंड बाद भी हम देखें, ये यहां पे पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी v ही तो रहेगी। तो सपोज करो ये इनिशियल है, तो ये क्या होगा, ये फाइनल होगा कि नहीं होगा। तो इनिशियल में भी हम देखें तो इसका मोमेंटम कितना, और फाइनल भी हम देखें तो इसका मोमेंटम कितना। तो अगर देखें तो क्या चीज नहीं था यहां पे, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अगर इन केस अगर फोर्स लगता, ध्यान से देखो, अगर इन केस फोर्स इस पे हम लगा देते तो क्या इसकी वेलोसिटी v रहती, अब v ना रहती, हो सकता है v1 हो जाती, मोमेंटम क्या हो गया, बदल गया। समझ में आ गया। तो अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे, अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, सेम। ये छोटा सा एग्जांपल आपको जरूर समझा दिया होगा, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसी को कहते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व है। चलो भाई आगे चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि एग्जाम्पल्स। चलो भाई एक बढ़िया सी बंदूक बनाते हैं, कट्टा वाली, बिल्कुल देसी कट्टा। इसके अंदर गोली भरी हुई है, पेट में इसके। अच्छा सा बनाते ना, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये इधर जा रही, ठीक। तो देखो ये हमारा इनिशियल सिस्टम था और ये हमारा क्या था, फाइनल सिस्टम, ठीक। ट्रिगर दबाया, ठीक है सर, दबा दिया ट्रिगर, क्या निकली, गोली निकली, पक्की बात है। अब ये बताओ कोई एक्सटर्नल फोर्स दिखा आपको, भाई गोली चली किसके कारण, भाई आपने ट्रिगर दबाया, अंदर कुछ हुआ होगा ऐसा कि भाई गोली निकल गई। भाई बंदूक ने गोली पे फोर्स लगाया कि जाओ निकल जाओ, ऐसा हुआ होगा कि नहीं, इंटरनल फोर्स था, एक्सटर्नल तो कुछ लगा नहीं कि आपने कहे थोड़ी ना ऐसे गोली पे मारा, ऐसा बार किया गोली निकल जा, आपने तो हल्के से ट्रिगर दबाया, गोली निकल गई। किसके कारण, इंटरनल फोर्स के कारण हुई होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ होगा जिससे गोली निकल गई। कोई एक्सटर्नल फोर्स दिखा यहाँ पे, कोई बाहर से क्या गोली पे से तुमने चलाया क्या, नहीं, एक्सटर्नल फोर्स क्या था, नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम था वही मोमेंटम हमारा कहाँ रहेगा, फाइनल। तो हम ये मान लेते हैं, चलो भाई मास ऑफ गन, और मान लेते हैं चलो भाई
वेलोसिटी अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखो, बुलेट आगे जाएगी तो आप एक्सपीरियंस करोगे बंदूक पीछे झटका देती है, मतलब बंदूक का मोशन पीछे होता है। तो वेलोसिटी ऑफ गन लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिख लेते हैं, और ये मास ऑफ बुलेट लिख लेते हैं। तो इनिशियल में देखिए दोनों चीज़ें रेस्ट पे था, तो मोमेंटम इनिशियल क्या होगा, 0 होगा। और फाइनल अगर हम ध्यान से देखें, फाइनल कंडीशन अगर ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे दोनों लोगों के पास मोमेंटम है। एक तो मोमेंटम देखिए मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और दूसरा मोमेंटम अगर हम देखें तो मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के पास मास है, दोनों मोशन में आ गई है। भाई बंदूक ने गोली पे क्या किया, एक्शन किया, तो गोली ने बंदूक पे क्या किया, रिएक्शन किया। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर है, तो mb/v प्लस mg/vg हो जाएगा कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ गन अगर हमें निकालना होता, तो अगर हम इधर पूरी क्वांटिटी लेते तो क्या हो जाता भाई, माइनस mb/v इज इक्वल टू mg/vg होगा। तो vg अगर मतलब वेलोसिटी ऑफ गन अगर चाहिए तो इसको नीचे कर लेते हैं, इधर साइड में लिख लें। तो वेलोसिटी ऑफ गन अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस ऑफ mb/mg इजी और vb, ये आ गई कि नहीं। तो हमें पता चल गया वेलोसिटी ऑफ गन किसके कारण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है कि ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अधिकतर लोग इसी को बताते हैं। ठीक है, जानना चाहो तो और भी बताया जा सकता है, जितने भी भाई जहाँ एक्शन रिएक्शन इस टाइप का दिख रहा होगा हम बता सकते हैं। ठीक है भाई, अगर नाव से अगर हम कूद रहे हैं तो वहाँ भी बता सकते हैं, यही सारी चीज़ें, फॉर्मूला यही आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ गन अगर हम देखें तो हमें निकल गया mb/ मास ऑफ बुलेट रख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट रख दीजिए, मास ऑफ गन रख दीजिए, आपको कितना झटका देगी, कितना मोशन पीछे होगा ये पता चल जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है, अच्छे से क्लियर हो गया। माइनस ये बता रहा है कि तुम उधर जा रहे हो तो हम इधर जा रहे हैं। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ गन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर देखिए तो मास ऑफ गन, जितना ये मास ज़्यादा होगा उतना ही इसका मोशन धीरे होगा। सीधी बात, जितना भारी होगी, जितनी भारी भरकम बंदूक होगी उतना ही पुलिंग क्या करेगी, रिकॉयल, जिसे कहते हैं रिकॉयल करना, पीछे क्या करेगी, कम करेगी। तो आज का लेक्चर बच्चों समझ में आ गया। ठीक, तो अभी और भी एक्सपीरियंस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ देखा, लेफ्ट को देख लिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक झलक पूरी देख ली। नेक्स्ट हम इसका अगला जो वीडियो बनाएंगे इस पे प्रॉब्लम पे बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।